एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए बनाई गई हैं, जिससे आपका जो आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि स्टडी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो हमने आपकी पढ़ाई को प्रभावित ना होने दें, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको पूरा शुरू से आखिर तक सुनिए। ये टोटली आपके एनसीईआरटी के पैटर्न में बनाया जा रहा है, आपके बोर्ड के लिए और नीट और आईआईटी के लिए बनाया जा रहा है। सो अगर आप वीडियो को आधा सुनोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हर एक वीडियो को पूरा सुनिए, उसका नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो मैसेज करिए। आपका वीक में 2 डेज लाइव क्लास भी होगी और बाकी 4 डेज आपको सारे वीडियोस आएंगे, पीडीएफ आएगी और क्वेश्चन पेपर टेस्ट भी जाएंगे। आप घर पे बैठ के आराम से करिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। तो आज हम लोग 16 ग्रुप का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे हाइलाइट्स ऑफ 16 ग्रुप एंड ऑक्सीजन गैस। तो चलिए देखते हैं 16 ग्रुप का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। 16 ग्रुप के एलिमेंट बेटा हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। हैलोजन का मतलब आप जानते ही हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम एस्टेटिन की बात नहीं करते, रेडियो एक्टिव नेचर का है और ऑकरेंस भी काफी कम है। तो जब भी हैलाइड्स की बात होती है, अ कंपाउंड ऑफ हैलोजन की बात होती है, अ कंपाउंड ऑफ हैलोजन। तो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाएंगे। और 16 ग्रुप में आपने कौन कौन से एलिमेंट पढ़े हैं? आपने पढ़े हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आपने पढ़े हैं। पोलोनियम भी है बट रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिविंग एलिमेंट है, इसलिए उसके कंपाउंड्स की और उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो अभी आप देखिए कि 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन से रिएक्ट करके बेटे मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड्स बनाते हैं। माने 16 ग्रुप एलिमेंट्स reacts with the halogen to form EX, EX2, EX4 and EX6 type of halides. ये monohalides exist in dimeric form. जितने भी मोनोहैलाइड्स हैं ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, जैसे S2Cl2, Se2Cl2, they exist in the dimeric form. Clear? डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड ये आपके EX2, EX4, EX6 हैलाइड्स, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ पर मैंने लिखा SCl2, SF6, SF2, ये इनके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। अब हम इन डाईहैलाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और इनकी ज्योमेट्री मौलिक शेप की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आपको मैं एक समझाता हूं। जैसे डाईहैलाइड में HCl2 ले लीजिए, सल्फर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और आपको मालूम होना चाहिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ये क्लोरीन के साथ बेटा शेयरिंग कर लेगा, आपको मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा, जरा आप इसको देखिएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर सल्फर सेंटर एटम है, सल्फर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3
4। और अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp3। और ये बेटे कुछ ऐसे नहीं लग रहा है जैसे वाटर, जैसे वाटर, sp3। तो इसका मतलब हुआ कि जो डाई हैलाइड्स समझ आ गया ना सबको बेटे? कोई डाउट होगा पूछिएगा कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और इसमें 2 लोन पेयर हैं प्यारे, 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर, शेयर पेयर। तो अब इसका मतलब कि जो डाई हैलाइड्स होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp3। अब sp3 का मतलब कैसा होना चाहिए ज्योमेट्री? आपने पढ़ा टेट्राहेड्रल, बट चूंकि 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है तो कैसा होगा? H2O की तरह। तो कैसा H2O की तरह? बेंड या एंगुलर। होना कैसा था? टेट्राहेड्रल। और हो कैसा गया? एंगुलर, ऐसे। दूसरा हाइड्रोजन कोई मान लीजिए ये है। बॉन्ड एंगल यहां कम हो जाएगा 103 डिग्री। वाटर में क्या होता था? 104.5 डिग्री। तो इस केस में बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? कम होगा। बॉन्ड एंगल लेस देन H2 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स देन हाइड्रोजन। तो उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हुई कि अगर आपका EX2 टाइप का हैलाइड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। शेप कैसा होगा? बेंट एंगुलर। देखिए कैसे दिखने में कैसा होगा? देखिए ये E माने कोई सिस्टीन ग्रुप, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, यहां हैलोजन, एक लोन पेयर, वाटर। बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा 103 डिग्री। अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहो SCl2 ले लो, बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, ये इसका शेप, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा बेटा। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो आगे देखिए हम दूसरा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा कंपाउंड देखते हैं बेटा हम लोग, EX4 टाइप्स। अभी आपने क्या देखा? डाई हैलाइड्स के बारे में। अब आप हाइब्रिडाइजेशन किसका देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से। अब आप देखोगे टेट्रा हैलाइड्स का। अभी आपने किसका देखा? डाई हैलाइड्स का। अब किसका देखोगे? टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स माने कौन से? EX4। आप जरा सोचिए, E माने कौन? कोई भी सिस्टीन ग्रुप। सिस्टीन ग्रुप का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। समझिएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 6। हैलोजेंस है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, इनके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये देखिए बेटा, देख रहे हैं ना आप? ये देख लो मेरे उसके माने अगर हम देखें तो E के पास जो कहानी बन के समझ में आ रही है हमको, वो सेंटर एटम के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 1 5। पांचवा क्या है? लोन पेयर।
अब आपने पढ़ा बेटा कि अगर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी प्यारे? sp3d। क्या होगी हाइब्रिडेशन? sp3d। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 5। इसके पास EX4 में सेंटर एटम E के पास। तो टेट्राहेड्राइड की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। अब देखिए, तो इस हिसाब से इसका शेप कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट चूंकि और इसमें क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक जो बॉन्ड है वो कौन बनाएगा? लोन पेयर। देखा ऐसे हेलोजन 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 हेलोजन। एक इक्विटोरियल बॉन्ड कौन बनाएगा? लोन पेयर। ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ। इसका सेट कुछ झूला जो आप जाते हो पार्क में, झूला, ये 2 स्टैंड है, यहाँ एक लड़का यहाँ एक लड़का, ये इसका बना हुआ है। तो इसका जो शेप है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीसा शेप। सीसा झूला जो लगा होता है। ठीक, तो टेट्राहेड्राइड की हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा? क्या हो जाएगी? sp3d। शेप कैसा होगा? सीसा बने। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें एक बॉन्ड कौन बनाएगा? लोन पेयर बनाएगा। अब हम लोग बात करेंगे हेक्साहेड्राइड्स की। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? हेक्साहेड्राइड्स की। तो देखिएगा बेटे, अगर हम EX6 टाइप की बात करें, हेक्साहेड्राइड्स की बात करें, जैसे SF6 की बात करें, तो आपने पढ़ा है कि इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी? sp3d। क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। sp3d2 माने से क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ऐसे जैसे SF6 की बात करें, ठीक। आप कुछ इनके बारे में जान लीजिए। इन केस ऑफ हेक्साहेड्राइड्स ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। कौन स्टेबल होंगे? हेक्साफ्लोराइड्स। क्योंकि बाकी हैलोजन की साइज बड़ी हो जाती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेस। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेस माने SF6, SeF6, TF6, ये सब के सब गैस होंगे। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेस। In case of SF6, it exceptionally stable due to steric effect। अब यहाँ पर SF6 की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? क्वेश्चन में टॉपिक का क्या है? हेक्साहेड्राइड्स में सिर्फ हेक्साफ्लोराइड बनेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बनेंगे। ठीक, बाकी डाई में आपका डाई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनेगा। अब लेकिन हेक्साहेड्राइड्स की जब चर्चा होगी तो फ्लोराइड बनेगा, बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं बनेगा। आप बोलोगे टू द लास्ट साइज आप क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। SF6 is exceptionally stable due to steric region। इसका मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि यहाँ ये वाटर को एंट्री नहीं देगा, माने डज नॉट हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जबकि टेट्राहेड्राइड वगैरह हाइड्रोलाइज नहीं। क्यों? क्योंकि आने वाले ग्रुप को क्या करेंगे? ये निकल करेंगे, कहीं से किसी को घुसने नहीं देंगे। तो यही है स्टेरिक इफेक्ट। तो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट SF6 इज स्टेबल, और यही रीजन है कि हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा, ये हाईली स्टेबल होगा। आप बेटा देखो, जब हमने कहा कि हैलाइड्स बनेंगे तो कौन से हैलाइड्स? हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? हैलाइड्स का मतलब क्या समझ रहे हो आप? फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स,
आयोडाइड्स। तो ये तो जनरली नहीं बनता है ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक, अब EX6 में सिर्फ ये बनेगा। ठीक, EX4, EX2 ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये तो बनाएगा ही बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। ठीक, अब हम अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन क्लोराइड्स, मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड्स, more stable than iodides, decreasing order of stability, decreasing order of stability। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फ्लोराइड, ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड एंगल, सॉरी ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ छोटा हमने लिखा है, स्मॉल साइज। अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है? Due to small size and high electronegativity। अब स्मॉल साइज से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल। दूसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस is very less। ठीक, इसलिए बेटा जितने भी हैलाइड्स बनेंगे 16 ग्रुप्स में, उन हैलाइड्स में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड्स। तो ये हो गया। अब हम एक बात करते हैं, मैंने शुरू में कहा कि जो मोनो हैलाइड्स है बेटे, इन केस ऑफ मोनो हैलाइड्स दे एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, exist in dimeric form, and in dimeric form they gives disproportionation reaction। monohalides in dimeric form gives disproportionation reaction, gives disproportionation reaction। देखिए कैसे, और ये टेट्राहाइड्राइड बना देंगे। यहां पर जरा देखिए, गौर करिएगा, तो इसकी हाइड्रेशन स्टेट क्या बन जाएगी बेटा? +1 +4 तो +1 से +4 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 क्या हो गया? रिडक्शन। माने ये कैसी रिएक्शन हुई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हुई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हो गया बेटे आपके हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप माने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर्ल सीले ने 1772 में किया था। कर्ल सीले। ऑक्सीजन 3 आइसोटोप्स के फॉर्म पाया जाता है, 16, 17 और 18। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है बेटा? 16 होता है। ठीक, आप देखिएगा कि हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो बेटा मैंने कहा कि ऑक्सीजन 3 आइसोटोप्स हैं, 16, 17 और 18। 16 मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है, ये ज्यादा हैवियर होता है और ये सबसे ज्यादा इसकी अकरेंस भी है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अब आपको अकरेंस कितना कितना ऑक्सीजन का आपको बताया गया कि एयर में वायु वॉल्यूम 21 अप्रॉक्सीमेट 21% है।
अर्थ प्लस में 46% के अप्रोक्सीमेट है, वाटर में बाई 89% बाई मास है। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब यहाँ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ेंगे? सबसे पहले लैब मेथड। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रिपेयर किया जाता बाय हीटिंग द KClO3। अगर हम KClO3 को हीट करें तो KCl और ऑक्सीजन बनेगा। When KClO3 is heated, this is potassium chlorate. On heating gives KCl and 3O2. But अगर आप इसको डायरेक्टली हीट करोगे तो रिएक्शन स्लो होगी, इसीलिए यहाँ पर MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और इस रिएक्शन में KClO3 और MnO2 का एक रेशियो भी होता है, और वो रेशियो होता है 3:1 रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो here MnO2 is used to increase the rate of formation of oxygen gas, means it behaves like a catalyst। तो अगर आप 2KClO3 को हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, और इस मेथड का नाम क्या बेटा? लैब मेथड। दूसरी बात हम करते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अनदर मेथड H2O2। H2O2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप ऑक्सीजन को बना सकते हो H2O2 को डिकम्पोज करा करके। यहाँ पर आप देखिए, आपने H2O2 को हीट किया, ऑक्सीजन गैस बनी। दूसरा बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना होता है? एसिड से रिएक्ट कराना होता है। किससे रिएक्ट कराना होता है? एसिड से। आप ये एनसीईआरटी में नहीं है, दोनों रिएक्शन याद रखिएगा। 2KMnO4 को H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो K2SO4 MnSO4 H2O और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और K2Cl2O7 क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इसको एसिड से रिएक्ट कराओगे तब भी ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये दो मेथड्स हो गए, 3 मेथड्स आपने देखे। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है, बता दे रहे हैं जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को बेटा हीट करके आप ऑक्सीजन कैसे बनाओगे, और ये लो रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और E0 वैल्यू। E0 वैल्यू माने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, कैसे होगा इससे, ये हम लोग समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे हो तो या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना होता है या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना होता है। आप देखिएगा यहाँ पर इसकी निगेटिव वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जिन मेटल्स के E0 की वैल्यू हायर द वैल्यू ऑफ E0 माने मोर पॉजिटिव, higher the value of E0 more positive, lower is the reactivity of metal, lower is the reactivity of metal।
माने जिस मेटल के E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, माने लेस निगेटिव भी बोल सकते हो, हायर द वैल्यू ऑफ E नॉट मींस लेस निगेटिव वैल्यू, या आप कह लो मोर पॉजिटिव वैल्यू, लोअर इज द रिएक्टिविटी। तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये लो रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। इनके ऑक्साइड्स थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सच मेटल्स थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल। अब इनको हीट जब करा जाएगा, अगर हम इनको हीट करें, जैसे सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया तो सिल्वर और ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल है। मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन बन जाएगा। ये Pb3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, इसको हम लोग रेड लेड भी बोलते हैं बेटा, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, रेड लेड, तो ये लेड मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसको लिथार्ज करते हैं, क्या कहते हैं, लिथार्ज करते हैं। तो आप देखिए इन मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप हीट करोगे तो हर केस में ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो नीट में आता बेटा, आपको 4 ऑक्साइड दिया रहेगा, उनमें से कहेगा which one is thermally unstable या which one is thermally stable। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड है, ये डिकम्पोज नहीं होगा हीट करने में। जिन मेटल के E नॉट की वैल्यू लोअर होगी, मोर निगेटिव होगी, वो मेटल थर्मली हाईली स्टेबल होंगे, याद रखिएगा। इसीलिए एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे हीट करने पर, दे आर हाईली स्टेबल। और जिन मेटल्स के E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है या वेरी लेस निगेटिव है, दे आर थर्मली लेस स्टेबल, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। अब हम लोग देखेंगे बेटा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। नाउ बेटा हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो 2-3 बातें समझ लीजिएगा। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड इज 493.4 किलोजूल पर मोल। मींस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जिस कारण इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, दिस इज द bond dissociation enthalpy is very high, इसलिए due to that to initiate the reaction, energy is required। आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। After that the reaction of O2 with metal and non-metals except noble metals is exothermic, hence स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक होती है, इसका क्या होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन सारे के सारे
reacts with almost all metals except noble metals. अब ये noble metal means least reactive metal. कौन? इसमें कौन आएगा बेटा? गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी एंड नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली लगभग सारे मेटल से एक्सेप्ट नोबल मेटल, नोबल मेटल मानी गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी से रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे मेटल से रिएक्ट करेगा और सारे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको इनिशियली हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थोड़ा ज्यादा है, एंड आफ्टर दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन कंटीन्यूअसली चलती रहेगी। एग्जांपल देखिए, जैसे बेटा Mg plus O2 gives MgO, Ca plus O2 gives CaO, sodium plus O2 gives Na2O2, Al plus O2 gives Al2O3, इसको 2 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, Al2O3, ठीक। Fe plus O2 gives Fe3O4, ठीक। ये इसको 3 इसको 2 कर दीजिए। अब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो S plus O2 gives SO2, C plus O2 gives CO2, ठीक। ये नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब फास्फोरस P4 plus O2 gives P2O5, तो कहने का मतलब ये ऑलमोस्ट सारे मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएगा। जैसे बेटा आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, शुरू में आपको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इनिशियली थोड़ा टेम्परेचर दोगे, बाद में इसकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंटीन्यूअसली चलती रहेगी, फिर आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट हो गया रिएक्शन विद मेटल है नॉन मेटल। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं फटाफट से कि कुछ कम रिएक्शंस इसकी और इंपॉर्टेंट। अब आप दूसरी रिएक्शन देखिए कि ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगी सल्फर डाइऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनम या नाइट्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में। अगर आप कैटलिस्ट V2O5 लेते हो तो ये होता है कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हो तो इसका नाम हो जाता है लेड चैम्बर मेथड, ठीक। प्लैटिनम पहले यूज होता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अब यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली भी है और इजीली पॉइजन हो जाता है। तो V2O5 is used in contact process and NO is used in the lead chamber process। NO का मतलब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है। इस तरह से SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। 4HCl+O2 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्लोरीन गैस बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। ये मेथड यूज होता है क्लोरीन को लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए, जिसका नाम है डीकन्स मेथड, ठीक।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन CnH2n+2। ये फार्मूला किसका बेटा, ये एल्केन का फार्मूला है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्लस 3n+1/2O2 gives NCO2 plus n+1H2O plus heat। a lot of heat यूज होती है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल मटेरियल, कंबशन ईंधन बनाने में यूज करते हैं। जैसे आप देखिए कि वन लिया CH2+2O2 gives CO2 plus 2H2O heat। आपने लिया C2H6 plus 7O2 gives 2CO2 plus 3H2O plus heat। तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई। दूसरा है मेटल सल्फाइड से रिएक्शन। ये मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, MS+O2 gives 2NO plus SO2 2SO2 3 कर दीजिए। जैसे बेटा जिंक सल्फाइड, बन गया। आपने लेड सल्फाइड लिया तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगी, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन। अगला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर बेटा ओजोन। तब तक आप इसे प्रिपेयर करिए। थैंक यू।